Hi everyone. So this is Khushi and today we'll study about Noor Envoy. So initially I was not going to teach this because it sounded like an easy concept and it was not expressly stated in my textbook too. But now that I was reading the next topic for the lecture series of PIL, that is connecting factor, I came through this case, a landmark case. So I thought that yeah, let's study about it, and it was related to the concept of Noor Envoy. That is why I am taking up this lecture so that I could analyze with you that case, and it would be helpful to understand connecting factor and this doctrine as well. Okay, so देखो, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि दो टाइप की रेनवॉय की डॉक्ट्रीन है, सिंगल जिसे पार्शियल भी रेनवॉय कहते हैं और एक डबल रेनवॉय या टोटल रेनवॉय. बट ज़रूरी तो नहीं कि सारी कंट्रीज़ ये अप्लाई करें. कुछ कंट्रीज़ ऑल टुगेदर रिजेक्ट भी कर देती है रेनवॉय के कॉन्सेप्ट को, या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जहाँ पे लास्ट ऑप्शन होता है नो रेनवॉय को अडॉप्ट करना, अपने इंटरनल लॉज को लगाना. तो इन दोनों ही केसेस में नो रेनवॉय का हमारे लिए ज़रूरी है एप्लीकेशन. ओके, सम कंट्रीज़ such as the US, Denmark and Greece do not recognize Renvoy. In these jurisdictions, the court applies only the substantive law of the foreign jurisdiction without considering that country's conflict of law rules. This simplifies the process but can lead to inconsistent outcomes in international legal disputes. अब देखो एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है कि जब रेनवॉय का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है तो जैसे सिंगल रेनवॉय में क्या होता है कि ए को लगता है कि बी कंट्री के रूल्स अप्लाई होने चाहिए, तो वो बी को केस रेफ़र कर देता है सिर्फ ये प्राइम एफएसआई चेक करने के लिए कि बी के रूल्स अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, और फिर बी वापस ए को रेफ़र कर देता है और ए अपने खुद के इंटरनल लॉज लगाता है. ओके, ये सिंगल रेनवॉय में होता था. डबल रेनवॉय में क्या होता था कि ए खुद के इंटरनल लॉज में देखता है वो अप्लाई नहीं होते, तो अपने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करके केस को बी को ट्रांसफ़र कर देता है. फिर बी अपने खुद के इंटरनल लॉज में देखता है और अप्लाई नहीं होता है केस, तो अपने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये वापस रेफ़र बैक कर देता है. ये है डबल रेनवॉय. ओके, बट नो रेनवॉय के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कोर्ट कंसीडर ही नहीं करेगा कि जैसे ए है, ए के सामने कोई केस आया तो ये अपने लॉज अप्लाई कर देगा, अपने सब्सटेंटिव लॉ अप्लाई कर देगा. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज का जो इशू है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज की जो प्रॉब्लम है वो उस पर कंसिडर ही नहीं करेगा. ठीक है, उसमें ड्वेल ही नहीं करेगा, सिर्फ अपने सब्सटेंटिव लॉ, अपने जो इंटरनल लॉ है उसको सिंपली अप्लाई कर देगा. इसी को नो रेनवॉय कहते हैं, क्योंकि वो रेनवॉय ऑप्ट नहीं कर रहा है, वो किसी और के कंट्री को केस नहीं रेफ़र कर रहा है जो वापस उसको रेफ़र करे या ऐसा कुछ. ओके, दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस. देखो, ऐसा करने से ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप सिंपली अपनी ही कंट्री का लॉ अप्लाई कर दे रहे तो काफ़ी ईजी है. बट इट लीड्स टू इनकन्सिस्टेंट आउटकम्स इन इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट्स. तो इसमें क्योंकि क्लियर नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ वाली प्रॉब्लम ही आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग आपके सामने फैक्ट्स आ सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा. और अगर आप रेनवॉय नहीं अपने कंसिडरेशन में ला रहे हो, दोनों कंट्री के फॉरेन जो जुरिस्डिक्शन है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो इनकन्सिस्टेंसी होगी आपके जजमेंट्स में, वो डिफ़र करेंगी. ओके, एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रीन इन वेरियस लीगल एस्पेक्ट्स. तो अब देखो, जो रेनवॉय की डॉक्ट्रीन है, it varies significantly across jurisdiction. Some countries like Spain and Italy, स्पेन और इटली फॉलो करती हैं सिंगल रेनवॉय. ओके, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस, वो अडॉप्ट करती हैं डबल रेनवॉय. और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, डेनमार्क, ये रिजेक्ट कर देती है रेनवॉय को ऑल टुगेदर. ओके, अब कुछ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम. तो यूनाइटेड किंगडम applies the doctrine of Renvoy in certain cases, particularly in succession laws. तो जो यूनाइटेड किंगडम है, रेनवॉय को एक्सेप्ट करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेनवॉय को, और उसको अप्लाई करता है पर्टिकुलरली सक्सेशन के केसेस में. इसका लैंडमार्क केस है रे एनस्ली.
यही हम लोग को पढ़ना है इन डेप्थ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस लॉ है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसे। तो केसेस, लैंडमार्क केसेस लाइक रे एंड स्ले हैव शेप्ड इट्स एप्लीकेशन इन इंग्लिश लॉ, particularly in dealing with conflicts in interstate distribution. Next, France. The French legal system recognizes double renvoi. French courts will refer a case to a foreign law but will accept a second reference back to the French legal system. अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रेंच लीगल सिस्टम एक्सेप्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ डबल रेनवॉय। ओके, तो पहले जैसे ये फ्रेंच कोर्ट है, फ्रेंच कोर्ट के पास कोई मैटर आया और इसको लगता है फॉरेन एलिमेंट है, तो वो किसी और कंट्री को, मान लो कंट्री बी है, इसको रेफ़र कर दिया। ओके, फर्स्ट फ्रेंच कोर्ट विल रेफ़र अ केस टू अ फॉरेन लॉ बट विल एक्सेप्ट अ सेकेंड रेफरेंस बैक। बट अगर इन्होंने देखा कि इनके इंटरनल लॉज अप्लाई नहीं होंगे और फिर अपने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इसको वापस रेफ़र बैक कर दिया, तो फ्रांस उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये फ्रेंच रूल है। ओके, नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। American courts generally do not accept the Renvoi doctrine. The courts focus on applying the substantive law of the foreign jurisdiction without dwelling in the conflict of law rules. Very simply, no Renvoi का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। US एक्सेप्ट ही नहीं करता है Renvoi के कॉन्सेप्ट को, प्लेनली उसको डिसरिगार्ड कर देता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के क्वेश्चंस पे ड्वेल नहीं करता। ओके, अब देखते हैं हमारा केस। सबसे पहले हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। The case revolved around the death of a 50-year-old English woman who was domiciled in France according to English law, but according to French law she was domiciled in England. Okay, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक लेडी थी जो कि इंग्लिश थी। अब इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग शी वॉज डोमिसाइल्ड इन फ्रांस, बट फ्रेंच लॉ के अकॉर्डिंग शी वॉज नॉट डोमिसाइल्ड इन फ्रांस, शी वॉज डोमिसाइल्ड इन इंग्लैंड। ओके, शी हैड मेड अ विल विच वॉज वैलिड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ बट वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच लॉ। अब इन्होंने एक विल बनाई थी। ओके, इंग्लिश लॉ में वो विल वैलिड थी, बट फ्रेंच लॉ में वो विल इनवैलिड थी। क्यों इनवैलिड थी? क्योंकि फ्रेंच लॉ के अकॉर्डिंग जो 2/3 है आपका एस्टेट, वो आप अपने हेयर के लिए लीव करोगे, और इन्होंने ऐसा नहीं किया था। ओके, एज द विल डिडंट गिव 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी टू हर हेयर विच इज़ मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच लॉ। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश कोर्ट के अकॉर्डिंग, इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग डोमिसाइल क्या था? फ्रांस का, और विल क्या थी? वैलिड थी। बट फ्रांस के अकॉर्डिंग डोमिसाइल थी वो, सॉरी हाँ, फ्रांस के अकॉर्डिंग वो डोमिसाइल नहीं थी फ्रांस में, वो डोमिसाइल थी इंग्लैंड में, और उसकी जो विल थी वो इनवैलिड थी क्योंकि वो उनका रूल नहीं फॉलो करती थी ऑफ 2/3 एस्टेट। नाउ इट वॉज फर्स्ट डिसाइडेड दैट द इंग्लिश लॉ वॉज द फोरम लॉ, but as the woman was holding the French domicile at the time of her death, the court applied the English private international law and based on it the matter was shifted to the French court. अब देखो क्या हुआ कि मैटर आया इंग्लिश कोर्ट के सामने, तो इंग्लिश कोर्ट थी लॉ ऑफ फोरम, इसलिए पहले इन्होंने अपना इंटरनल लॉ लगाया। अब इंटरनल लॉ में इंग्लैंड के इंटरनल लॉ के अकॉर्डिंग जो सक्सेशन के मैटर हैं वो गवर्न होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। तो डोमिसाइल इनका क्या था? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कोड, तो ये था फ्रांस। तो अब सक्सेशन के मैटर्स में जब डोमिसाइल गवर्न करता है तो फ्रेंच लॉ अप्लाई होना चाहिए। तो इंग्लैंड ने मैटर फ्रांस को रेफ़र कर दिया अपने PIL के रूल्स के अकॉर्डिंग। इन्होंने अपना प्राइवेट इंटरनेशनल रूल अप्लाई किया और फ्रांस को रेफ़र कर दिया। फिर फ्रांस ने अपना इंटरनल लॉ देखा, तो इसमें इन्होंने देखा कि ये तो डोमिसाइल थी ही नहीं फ्रांस में, ये तो इंग्लैंड में डोमिसाइल थी। ओके, तो कोर्ट ने, फ्रांस की कोर्ट ने वापस ये मैटर रेफ़र कर दिया इंग्लिश कोर्ट को। ओके, अब इंग्लिश कोर्ट ने फिर से ये मैटर इन्हें रेफ़र कर दिया फ्रांस को। क्यों? वही सेम इशू,
हम इंटरनल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो डिसीज़ की डोमिसाइल थी वो थी फ्रेंच। अब कोर्ट ने ये रेफरल, ये जो सेकंड वाला रेफरल है उसको एक्सेप्ट कर लिया, इस वाले रेफरल को, और अपना सब्सटैंटिव लॉ अप्लाई कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या थी, विल इनवैलिड थी। तो विल इनवैलिड हो गई। अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ना रेनवॉय। जब कंट्री अपना खुद का सब्सटैंटिव लॉ लगाती है विदाउट ड्वेलिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, क्योंकि देखो अगर ये अपना सब्सटैंटिव लॉ अप्लाई नहीं करती, नो रेनवॉय का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करती, तो ये सर्कुलर प्रॉब्लम हो जाती। इंग्लैंड से फ्रांस मैटर आता, फ्रांस से इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से वापस फ्रांस, तो ये कभी एंड ही नहीं होती साइकिल। इसलिए पहले तो इन्होंने डबल रेनवॉय लगाने की कोशिश की बट वो फेल हो गया, इसलिए इन्होंने क्या किया, नो रेनवॉय का कॉन्सेप्ट लगाया सिंपली और सब्सटैंटिव लॉ को अप्लाई कर दिया। ओके, सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द फ्रेंच कोर्ट शिफ्टेड इट बैक टू इंग्लैंड विच वॉज इन टर्न अगेन शिफ्टेड बैक टू फ्रेंच कोर्ट as the English law considered law pertaining to the domicile of the deceased. At the end, France had to accept the remission and decided the matter as per the internal law. तो in the end यही हो गया कि court applied only the substantive law of the foreign jurisdiction without considering that country's conflict of law rules. Okay, I hope ये concept clear हो गया होगा, although हल्का सा कंफ्यूजिंग है इतनी सारी डॉक्ट्रिन्स पढ़ने के बाद, बट स्टिल अगर आप लोग एक दो बार पढ़ो तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑल्सो इफ़ स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।